हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि इस वीडियो में हमने फर्स्ट फ्लाइट के सभी चैप्टर 1 से लेके 11 तक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को एक साथ लिया है और हम इनको समझाते भी चलेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर और शुरू करते हैं हम फर्स्ट लेसन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज़ की उम्मीद करते हैं? आंसर है लेंचो होप फॉर गुड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो सोचते हैं कि अच्छी बारिश हो जाए ताकि उनकी फसल अच्छी हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो सी दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन क्यों कहा? क्योंकि it would help him to grow and harvest the crop which results in more prosperity, hence he compared raindrops to new coins. Raindrops के कारण उसकी जो क्रॉप्स होगी वो उसे अच्छे से हो पाएगी और जिसके कारण उसके पास पैसा आएगा, इसीलिए उसने डायरेक्टली जो रेन ड्रॉप्स थी बारिश की बूंदों को उसने न्यू कॉइन कहा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। रेन कैसे चेंज हुई और लेंचो की फील्ड का क्या हुआ? रेन हेलस्टोन में बदल गई। पहले तो बारिश से वो बहुत खुश हुआ लेकिन बाद में बारिश जो है ओलों में तब्दील हो गई और ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। वाट वर लेंचोस फीलिंग वैन द हेल स्टॉप। जब ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी? वैन द हेल स्टॉप लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जब ओले गिरना बंद हुए तो जो लेंचो की आत्मा है, लेंचो पूरा दुख से भर गया। हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया? लेंचो हैड फैथ इन गॉड, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos। लेंचो को ईश्वर में विश्वास था और उसने ईश्वर से 100 पैसे मांगने के लिए पत्र लिखा। हु रीड्स द लेटर, लेटर किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया? द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेज दिए। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो को आश्चर्य हुआ जब उसे एक लेटर मिला और उसके अंदर पैसे थे? लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं होता है उस लेटर को या पैसे को देख के, क्योंकि उसे ईश्वर में इतना विश्वास था। वाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा क्यों आया? ही बिकेम एंग्री बिकॉज ही हैज डिमांडेड 100 pesos बट ओनली 70 pesos रीच्ड हिम। लेंचो को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी लेकिन उसके पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फैथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। अब लेंचो को किस में पूरा विश्वास था और आपको ये कैसे पता चलता है? लेंचो हैड कंप्लीट फैथ इन गॉड, द फॉलोइंग सेंटेंस प्रूव्स हिज फेथ। लेंचो को पूरा विश्वास ईश्वर में था और उसके लिए हम इस सेंटेंस को देख सकते हैं जब वो ये कहते हैं, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो कहते हैं, लेंचो कहते हैं कि जो घाटी है पूरी, यहाँ पर अकेले इस एकमात्र घर में एकमात्र जो आशा है, उम्मीद है, और वो उम्मीद है ईश्वर से। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने मनी लेंचो को क्यों भेजी और उसने लेटर पर गॉड नाम से साइन क्यों किया? द पोस्ट मास्टर साइन द मनी टू लेंचो एंड साइंस द लेटर गॉड टू कीप हिज फैथ इन गॉड अलाइव। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजकर और ईश्वर के नाम से साइन इसलिए किए ताकि उसका ईश्वर में विश्वास जो है बना रहे। लेंचो को जो ईश्वर में विश्वास है वो लेंचो का विश्वास बना रहे, इसलिए उसने पैसे भेजकर और गॉड के नाम से साइन किए। सेकेंड लेसन शुरू होता है हमारा नेल्सन मंडेला। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, नेम एनी टू बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। सेरेमनी कहाँ होती है और इंडिया में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ की जो बिल्डिंग है वो सैंडस्टोन से बनी है? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द एम्पी थिएटर ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। तो ये जो सेरेमनी हुई थी नेल्सन मंडेला की ऑथ टेकिंग सेरेमनी थी, कहाँ हुई थी? ये हुई थी प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में। और
हमारे यहाँ इस तरीके की सैंडस्टोन से बनी हुई बिल्डिंग कौन कौन सी है? वो है राष्ट्रपति भवन, जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ 10 मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप कैसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ये जो 10 मई है वो ऑटम डे है? इज साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर में फॉल इन द ऑटम सीजन, द 10th मई इज एन ऑटम डे। जो साउथ अफ्रीका है वो दक्षिणी हेमिस्फेयर में है और वहाँ पर जो है ऑटम सीज़न रहता है मई में। तो मई में जब ऑटम सीज़न रहता है, इसलिए जो 10 मई है उसे ऑटम डे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? तो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक किया? मंडेला थैंक्स देम फॉर कमिंग टू सेलिब्रेट विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे उनको न्याय, शांति और मानवीयता के लिए जो फंक्शन किया जा रहा है, ऐसे फंक्शन में आने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। What ideal does he set out for the future of South Africa? और नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए क्या आदर्श स्थापित किए? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग एंड डिप्रीवेशन। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए जो आदर्श या जो मापदंड रखे वो थे पावर्टी, सफरिंग और डिप्रीवेशन। इनसे लोगों को मुक्ति करना, यानी गरीबी, दुख और ये जो भेदभाव है इससे उनको मुक्ति मिले, ये आदर्श उन्होंने रखे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ और क्यों चेंज हुआ? द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने मंडेला को सैल्यूट किया और उनके प्रति वफादार रहने की शपथ ली। इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग अ ब्लैक दैट सैल्यूटेड हिम। और क्या एटीट्यूड चेंज हुआ उनका? पहले वो अरेस्ट कर लेते थे ब्लैक को, तो आज ये एटीट्यूड चेंज हुआ था उनका कि एक ब्लैक व्यक्ति को अरेस्ट करने के बजाय वो उसे सैल्यूट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, वाई वर द 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों बजाए गए? 2 नेशनल एंथम्स वर संग टू शो द इक्वालिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट। जो 2 नेशनल एंथम बजाए गए वो इसलिए ताकि ये बताया जा सके कि अब यहाँ पर कोई रंग भेद नहीं है, और एक जो ब्लैक्स के लिए बजाया गया था और एक वाइट के लिए, श्वेत और अश्वेत दोनों के लिए अलग अलग जो है नेशनल एंथम बजाए गए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंडेला के लिए करेज का क्या मतलब है। टू मंडेला करेज मीन्स द ट्रिम्फ ओवर फियर। तो मंडेला के हिसाब से ये नहीं है कि साहस होना मतलब कि कोई डर ही ना होना, बल्कि उनका मतलब है कि जो डर है उसके ऊपर जीत पाना, वो एक्चुअल में करेज है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंटेन? कौन से 2 ऑब्लिगेशन मंडेला ने मेंटेन करे? एक तो पहला था उनकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा था अपने पीपल, कम्युनिटी एंड नेशन, मतलब समाज और राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य, और दूसरा परिवार, बच्चों और अपने पेरेंट्स के प्रति। नाउ चैप्टर 3, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो यंग सीगल थी वो उड़ने से क्यों डर रही थी? बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी, तो ये जो सीगल थी ये इसको डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए और कहीं उसे चोट ना लग जाए, इसलिए वो उड़ने से डर रही थी। वॉट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? तो ये आखिरकार में क्यों उड़ पाई? हंगर एंड द साइट ऑफ फूड कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। जब उसे बहुत तेज भूख लगी और उसको सामने भोजन दिखा तो उससे वो उड़ने लगी। आपने देखा होगा कि वो पूरे 24 घंटे तक भूखी रहती है यंग सीगल, और बाद में जो उसकी मदर है वो फ़िश का टुकड़ा उसके सामने लेकर जाती है, तो एकदम भूख से जो है वो फिर उसको पकड़ने के लिए उड़ने लग जाती है। तो भूख और उसके बाद में भोजन का दिखना, इससे वो उड़ने लगी। ना इसका जो सेकंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज़ द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट? मैं रिस्क लूँगा, क्या रिस्क थी और नरेटर ने इसे क्यों लिया?
तो क्या रिस्क थी? द रिस्क वॉज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स। जो रिस्क थी वो थी कि काले तूफानी बादलों में से प्लेन को उड़ाना। द नरेटर टुक द रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। तो ये रिस्क उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वो घर पहुंचकर अपने परिवार से मिलना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो नरेटर का क्या एक्सपीरियंस था ये जब वो तूफान में थे तो उनका जो अनुभव था वो बताइए। एज द नरेटर एंटर द स्टॉर्म हिज प्लान स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। तो जैसे ही वो स्टॉर्म में गए तो उनका जो प्लेन था वो जंप करने लगा और हिलने लगा। ही कुडंट सी एनीथिंग, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग। और उनके जो कंपास था जिससे डायरेक्शन पता करती हैं, और रेडियो और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने भी काम करना बंद कर दिया। देन ही सा ब्लैक एरोप्लेन एंड ही फॉलोड हिम। तब उन्हें ब्लैक एरोप्लेन दिखा और वो उसके पीछे चल दिए। Question number 3. Why does the narrator say, I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota? तो जब नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने लैंड किया और मतलब मुझे कोई सॉरी नहीं था। द नरेटर वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड द प्लेन सेफली। तो ऐसा नरेटर ने इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत खुश थे कि उन्होंने प्लेन को सेफली लैंड कर दिया, किसी तरीके की कोई दुर्घटना नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो जो कंट्रोल सेंटर में महिला थी वो नरेटर को इतना आश्चर्य से क्यों देख रही थी? द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज ही वॉज आस्किंग अबाउट ब्लैक एरोप्लेन बट देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। जो कंट्रोल रूम में महिला थी वो आश्चर्य से इसलिए देख रही थी क्योंकि जो नरेटर थे वो उनसे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछते हैं, लेकिन उस तूफान में या उस आसमान में तो कोई भी ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। इसलिए उसको बड़ा आश्चर्य लगता है कि कौन से दूसरे प्लेन के बारे में पूछ रही, जबकि यहाँ तो कोई प्लेन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss the among yourself and give answer for yourself. तो बताइए कि नरेटर को सुरक्षित पहुंचाने में किसने मदद की? तो इट वॉज द नरेटर्स ओन सेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू रीच सेफली। तो ये उसका मतलब कोई ऐसा ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं, एक तरह से उसकी स्वयं की आत्मा से जो है वो सुरक्षित पहुंच गया। नाउ चैप्टर 4, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हु वाज एन फ्रैंक? एन फ्रैंक कौन थी? एन फ्रैंक वाज ए जूइश टीनेजर गर्ल। बहुत ही कम एज की किशोर बालिका थी ये एन फ्रैंक। वैन डिड एन फ्रैंक राइट हर डायरी? एन फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी? एन फ्रैंक ने अपनी डायरी तब लिखी जब वो जर्मनी ऑक्यूपेशन हुआ था, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पर जब वो छुपे हुए थे उस समय उसने 1942 से 44 के बीच में ये डायरी लिखी। Who else was with Anne Frank when she was hiding? जब वो छुपी हुई थी जैसे तब उसने डायरी लिखी, तो और कौन थे उनके साथ? Anne Frank's family hid with the Van Pels family and Fritz Pfeffer. She was with her father and one sister. तो एन फ्रैंक की तो फैमिली थी ही, साथ में वैन पेल और फ्रिट्स पेफर की भी फैमिली थी, लेकिन उसकी फैमिली में और कौन था? उसकी फैमिली में उसके पिताजी और एक उसकी बहन थी। वेन वॉज द डायरी गिवन टू एन फ्रैंक? एन फ्रैंक को डायरी कब दी गई थी? 12 जून 1942 को, और तब उसका 13 बर्थडे था, तब उसे डायरी दी गई थी। What is a diary? डायरी क्या होता है? डायरी इज अ काइंड ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट। इट रिकॉर्ड्स एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ ए डे ऑफ हिज और हर लाइफ। डायरी किसी का व्यक्तिगत विवरण होता है और जिसमें कि वो अपने जीवन का अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसको लिखते हैं। इन विच लैंग्वेज डिड एन रोट द डायरी? एन फ्रैंक ने डायरी किस भाषा में लिखी? एन रोट इन डच। उन्होंने एन ने जो डायरी लिखी वो डच भाषा में लिखी। What did Anne's family do with the Nazi occupation extended in the Netherlands? एंस की जो एन फ्रैंक की फैमिली थी उन्होंने क्या किया जब नाजीज़ का ऑक्यूपेशन बढ़ा नीदरलैंड में? एंस फैमिली फ्लैड फ्रॉम जर्मनी टू द नीदरलैंड टू स्केप द नाजी। तो एन फ्रैंक की फैमिली उन नाजीज से बचने के लिए जर्मनी से नीदरलैंड भाग गई।
What makes writing in a diary is a strange experience for Anne Frank. अब डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए क्यों अलग अनुभव था? इट इज़ अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हर बिकॉज शी नेवर हैड ए डायरी बिफोर एंड शी थॉट दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग द थॉट्स ऑफ ए 13-year-old गर्ल. तो पहली बात तो ये कि उसे लिखना नहीं आता था कि डायरी कैसे लिखी जाती है, उसने कभी इसके पहले लिखी नहीं थी. दूसरी बात ये है कि उसे ये भी लग रहा था कि एक 13 साल की बच्ची की डायरी को पढ़ने में किसे इंटरेस्ट आएगा. वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन डायरी क्यों रखना चाहती थी? एन वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी एज शी हैड नो फ्रेंड्स. एन डायरी इसलिए रखना चाहती थी उसका क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था. वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? तो एन फ्रैंक ने ऐसा क्यों कहा कि उसे लोगों से ज़्यादा डायरी पर विश्वास है. एन फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पैशन देन पीपल सो शी कन्फाइड इन ए डायरी. एन को लगा कि ये जो पेपर होता है, कागज़, इसमें ज़्यादा धैर्य होता है. मतलब किसी की बात को ये अपने तक सीमित कर सकते हैं, जबकि लोगों में ऐसा धैर्य नहीं होता है. लोग एक दूसरे की बातें दूसरों को जल्दी बता देते हैं, इसलिए उसको डायरी में ज़्यादा विश्वास था. वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? एन ने अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय क्यों दिया? एन वॉन्ट्स टू डेवलप अ कनेक्शन ऑफ रीडर विद द ऑथर सो शी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ. एन चाहती थी कि जो रीडर हैं उनका ऑथर से यानी उसके स्वयं से एक कनेक्शन सा हो जाए, इसलिए वो कनेक्शन डेवलप करने के लिए अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उन्होंने शॉर्ट में बताई. What tells you that Anne loved her grandmother? आपको कैसे पता चलता है कि एन अपनी दादी को प्यार करती थी? On her birthday, lighting up one candle for her grandmother shows she loved her grandmother. उसने अपने स्वयं के बर्थडे पर एक कैंडल अपनी दादी के लिए भी जलाया. इससे पता चलता है कि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती थी. डू यू थिंक मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एन? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? आपको क्या लगता है कि जो मिस्टर किसिंग थे वो एन से नाराज थे और वो उसे क्या करने के लिए कहा? मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव. मिस्टर किसिंग जो उसके टीचर थे वो उससे नाराज थे क्योंकि वो बहुत बात करती थी. ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स. और इसके लिए वो उसे पनिश करने के लिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे और वो एक्स्ट्रा होमवर्क था कि चैटर बॉक्स पर निबंध लिख कर लाना. चैप्टर 7 इसके 3 पार्ट हैं. तो पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा. पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो जो पुराने लोग हैं उनको गोवा की कौन सी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं? द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड दियर लॉस ऑफ ब्रेड. तो जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ के, उनको वही याद आता है कि पुर्तगीज़ के समय के अच्छे दिन और उनके जो ब्रेड के लॉव्स हैं उसके बारे में उनको याद आता है. वाट आर दोज बेकर्स नोन इन गोवा? गोवा में उन बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो उन बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता है. वाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू इंडिकेट? तो थर्ड और जिंगल जो आवाज़ें आती थी ट्रेडिशनल बेकर की, तो वो क्या बताती थी? इट इंडिकेट्स द अराइवल ऑफ द बेकर. तो ये आवाज़ें उन बेकर्स का आना प्रदर्शित करती थी, एक सिग्नल होता था कि हाँ बेकर्स आ गए हैं. वॉट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग टू गेट फ्रॉम द बेकर? बच्चों को बेकर से क्या चाहिए होता था? वो क्या चाहते थे? दे वॉन्टेड द ब्रेड बेंगल्स. वो सिर्फ ब्रेड बेंगल्स चाहते थे. वैन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल? बेकर अपना बिल कब कलेक्ट करते थे? द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. वो हमेशा महीने के आखिर में बिल कलेक्ट करते थे. हाउ वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? बेकर्स जो थी उनका मंथली अकाउंट कैसे रिकॉर्ड किया जाता था? द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. बेकर्स का जो रिकॉर्ड है वो दीवार पर पेंसिल से लिखा जाता था. वॉट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट जैसा अपीयरेंस का क्या मतलब है? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स अ प्लम फिजिक. तो जैक फ्रूट के जैसा अपीयरेंस का मतलब होता है कि गोल मटोल सा ऐसा फिजिक होना, शारीरिक बनावट होना. वॉट इज़ द बेकर कार्ड? बेकर को क्या कहा जाता है? द बेकर्स आर नोन एज पैडर. बेकर को पैडर कहा जाता है.
इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? हाउ डू यू नो? आपको क्या लगता है कि गोवा में अब भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है? आपको कैसे पता चलता है? आंसर है यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ब्रेड मेकिंग अब भी गोवा में पॉपुलर है। द मिक्सर, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स आर स्टिल प्रेजेंट इन गोवा। क्योंकि जो मिक्सर, मोल्डर जो ये ब्रेड बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो उससे पता चलता है कि ये ब्रेड मेकिंग आज भी गोवा में पॉपुलर है। When would the baker come every day? Why did the children run to meet him? बेकर किस समय आते थे और बच्चे उनके पास क्यों दौड़ते थे? The baker would come twice a day. 2 बार आते थे बेकर और चिल्ड्रन उनके पास इसलिए दौड़ते थे क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे। Who invites the comment he is dressed like a pedder? भाई, ऐसा किसे कहा जाता है कि उन्होंने पैडर जैसे कपड़े पहने हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं? Any person who is wearing a half pant which reaches just below the knee invites this comment. कोई भी व्यक्ति जिसने हाफ पैंट पहना हो जो कि उसके घुटने के नीचे तक जाता हो, उसे ऐसा कमेंट दिया जाता है। What did the baker wear in the Portuguese days and when the author was young? तो 2 बार का बेकर का ड्रेस बताना है। एक तो वो जब वो पुर्तगीज डेज में, और दूसरा जबकि आथर यंग थे। इन द पुर्तगीज डेज द बेकर यूज टू वियर अ ड्रेस नेम्ड कबाई। पुर्तगीज समय में बेकर जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम था कबाई। When the author was young, he saw the bakers wearing a shirt and trouser. और जब आथर यंग थे तो उन्होंने देखा कि जो बेकर्स हैं वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे। अब इसका सेकेंड पार्ट, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है और ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका? ये हमने पहले भी बता दिया कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है कुर्ग। वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन? कुर्ग की स्वर्ग से तुलना क्यों की जाती है? कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। कुर्ग की तुलना स्वर्ग से इसलिए उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी वजह से की जाती है। हाउ मच रेन डज द एरिया रिसीव ड्यूरिंग द मानसून? मानसून के समय कुर्ग में कितनी बारिश होती है? तो वो बारिश का रेशो है 170 से 200 इंच तक की वर्षा मानसून के समय होती है। वाई डू विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मानसून? मानसून के समय जो विजिटर्स हैं वो कुर्ग से दूर क्यों रहते हैं, मतलब कुर्ग में क्यों नहीं जाते मानसून के समय? विजिटर्स कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मानसून बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। जो विजिटर्स हैं वो मानसून के समय कुर्ग इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर इस समय बहुत बारिश होती है। What is the nature of the people of कुर्ग? कुर्ग के लोगों का क्या स्वभाव है? The people of कुर्ग are independent and brave. कुर्ग के लोग बड़े स्वतंत्र हैं और बहादुर हैं। What are the people of कुर्ग known as? कुर्ग के लोगों को कैसे जाना जाता है? कुर्ग के लोगों को कोडवास के रूप में जाना जाता है। They are descended from the Greeks or the Arabs, और ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीक या अरब के वंशज हैं। व्हाट इज़ द कुपिया? कुपिया क्या है? कुपिया इज़ द पॉपुलर ट्रेडिशनल कोडावूज ड्रेस। तो ये जो कोडवूज हैं उनकी जो पॉपुलर ड्रेस है उसका नाम है कुपिया। और ये किस तरह की ड्रेस होती है? इट इज़ अ लॉन्ग ब्रेक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ऑन इट। तो ये लंबा सा काला कोट होता है जिसमें कि कमर पर एम्ब्रॉयडरी करा हुआ बेल्ट लगा होता है। व्हाट ट्रेडिशन डू द कुर्गी होम्स हैव? कुर्गी होम में क्या ट्रेडिशन है, कौन सी परंपरा है? कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये बहुत अच्छे मेजबान होते हैं, यही इनकी परंपरा है। हु वाज जनरल करियप्पा? जनरल करियप्पा कौन थे? करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ये जो करियप्पा थे ये इंडियन आर्मी के पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर कावेरी? तो ये जो रिवर कावेरी है इसका पानी का स्रोत क्या है? वो है हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। उसमें पानी जो कुर्ग के पहाड़ और जंगल हैं वहाँ से आता है। थर्ड चैप्टर है इसका, थर्ड पार्ट, टी फ्रॉम असम। व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर फॉर? प्रांजल ने किस चीज़ के लिए ऑर्डर दिया? प्रांजल ने ऑर्डर दिया 2 कप ऑफ टी, 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। वेयर वर द बॉयज़ गोइंग टू? ये जो प्रांजल और राजवीर थे ये दोनों बच्चे कहाँ जा रहे थे? द बॉयज़ आर गोइंग टू आसाम, वो आसाम जा रहे थे। व्हाट वाज प्रांजल डूइंग? प्रांजल क्या कर रहा था? प्रांजल वाज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। प्रांजल जो जासूसी कहानियाँ पढ़ रहा था।
व्हाट वाज सरप्राइजिंग फॉर राजवीर, राजवीर के लिए क्या सरप्राइजिंग था? राजवीर वाज सरप्राइज टू सी द टी गार्डन बिकॉज ही हैड नेवर सीन अ टी गार्डन बिफोर। राजवीर इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने इसके पहले कभी भी टी गार्डन नहीं देखा था। व्हाट टू क्रॉप्स डिड राजवीर सी, राजवीर ने कौन सी 2 क्रॉप्स देखी? राजवीर सा ग्रीन पैडी फील्ड्स एंड ग्रीन टी बुशेस, राजवीर ने हरी पैडी फील्ड्स देखी और हरे जो चाय की जो झाड़ियाँ थी वो देखी। व्हाट वाज मैग्निफिसेंट, क्या मैग्निफिसेंट था? राजवीर इंजॉयड मैग्निफिसेंट व्यू विद अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, तो ये जो लॉट बहुत सारी हरियाली देखी राजवीर ने, ये उसके लिए बड़ा ही अद्भुत था। हु वर द डॉल लाइक फिगर्स, डॉल लाइक फिगर्स कौन थे? द डॉल लाइक फिगर्स इन द टी गार्डन वर द टी प्लकर वुमन, तो जो चाय की पत्तियां बीनने वाली जो महिलाएं थीं उनका जो फिगर था वो डॉल के जैसा था। व्हाट इज राजवीर टेलिंग प्रांजल, राजवीर प्रांजल को क्या कह रहा था? राजवीर टोल्ड प्रांजल दैट देयर वर मेनी लीजेंड्स अटैच्ड टू द डिस्कवरी ऑफ टी, तो चाय का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में राजवीर ने प्रांजल को ये बताया कि ये जो चाय है उसके आविष्कार को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलन में हैं। अब है चैप्टर 8, मिजविल द ऑटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमिसफेरना वुड बी सुटेबल फॉर, कैमिसफेरना किस चीज़ के लिए उपयुक्त होगा? तो वो जो एक्सपेरिमेंट था फॉर दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजिंग एन ओटर एज ए पेट, तो जो ऑटर है उसको एक पालतू के रूप में पालने के लिए ये जगह बड़ी उपयुक्त थी। वाई डज ही गो टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड वाई, तो ये जो राइटर हैं ये क्यों गए थे बसरा और वहाँ कितने दिन इंतज़ार करना पड़ा और क्यों? द राइटर वेंट टू बसरा टू कलेक्ट एंड आंसर हिज ईमेल फ्रॉम यूरोप, तो जो यूरोप से उनका मेल आने वाला था उसके लिए वो बसरा गए थे और वहाँ उन्हें 5 दिन इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि उनका मेल नहीं आ पाया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ही गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट, पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस, क्या उनको ऑटर कैसे मिला, क्या उनको ऑटर पसंद आया, और बताइए कि ये बताने वाले शब्द कि उनको ऑटर पसंद आया ये भी लिखिए। हिज फ्रेंड हैड सेट द ऑटर फॉर हिम, तो उनके दोस्त ने उनके लिए ऑटर भेजा और उनको ऑटर पसंद आया क्योंकि उन्होंने ये जो वर्ड यूज़ किया था ऑटर फिक्सेशन, ये उनकी फीलिंग्स को बताता है कि उनको ऑटर पसंद आया। वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, मैक्सवेल का ऑटर क्यों नाम दिया गया इसे? क्योंकि ये जो ऑटर था ये पहले एक उसकी जो ब्रीड थी उसकी जाति किसी को पता ही नहीं थी, तो इसलिए जूलॉजिस्ट ने जो उसका नाम रखा था लिट्रिगेलो पैरिस्पेलिटा मैक्सवेली, और जिसको शॉर्ट में मैक्सवेल का ऑटर कहा जाने लगा। हाउ वाज मिजविल ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिजविल को इंग्लैंड कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया? एक फ़्लाइट में भेजा गया जहाँ से वो लंदन चला गया। इस तरह से जो बिल था, जो ऑटर था, उसे बॉक्स में भेजा गया। व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, ये जो ऑटर था जिसका नाम मिजविल था, उसने क्या किया? उसने जो बॉक्स था उसकी इनर लाइनिंग्स को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया। वाई डल मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, तो ये जो मैक्सवेल है उन्होंने इसको एयर होस्टेस को ऐसा क्यों कहा कि वो बिल्कुल दिल की मलिका थी? क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली थी और बहुत ही हेल्पफुल थी। अगला है, व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉक्स वाज ओपन, जैसे ही बॉक्स खुला तो क्या हुआ कि ये जो मिज था ये तुरंत बाहर निकल गया और तेजी से गायब हो गया। मिज ने कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9, मिज ने कौन सा गेम का आविष्कार किया? तो उसने एक पिंग पोंग बेल के साथ के गेम का आविष्कार किया। वो पिंग पोंग बेल को ऊपर सूटकेस के ऊपर रखता और उसे फिर नीचे वो लुढ़क कर आती, उसे पकड़ता फिर वापस से फेंकता, इस तरह का उसका गेम चलता रहा। व्हाट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डू ऑटर बिलोंग टू, ऑटर किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? और वो जो उनका ग्रुप है वो कहलाता है मस्टेलाइन। व्हाट गेसेस डिड द लंदनर मैक्स अबाउट व्हाट मिज वाज, जो लंदन के लोग थे उन्होंने क्या सोचा मिज के बारे में? उनको ये पता नहीं कि ये ऑटर है, तो वो क्या क्या सोच रहे थे कि क्या क्या है? कोई कह रहा था ये बेबी सील है, कोई कहता है ये गिलहरी है, कोई वैलरस बोलता, कोई बीवर बोल रहा, और कोई समझ रहा कि ये भालू का बच्चा है। चैप्टर 9, मैडम राइड्स द बस। अब ये वल्ली का
पसंदीदा अपना समय पास करने का तरीका क्या था कि वो अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी हो जाती और जो सड़क पर चल रहा उसको वो देखती रहती। यही उसका बढ़िया पसंदीदा टाइम पास था। दूसरा है कि इसको किस में मज़ा आता था वाली को, और उसकी बड़ी इच्छा क्या थी। उसको तो बस यही मज़ा आता था कि वो बस जो उसके गांव और पास के शहर में जाती थी उसको देखते रहना उसे बहुत अच्छा लगता था, और उसकी जो इच्छा थी वो यही थी कि वो बस में जाए। और व्हाट डिड वैली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, उसने क्या क्या चीज़ें पता करी और कैसे पता चला। तो वल्ली ने ये पता करा कि 2 तरफ आने जाने के लिए उसको 60 रुपये चाहिए और एक तरफ जाने में उसको 45 मिनट लगेंगे। और ये डिटेल उसे अपने पड़ोसी और जो रोज़ाना बस में जाते थे उन लोगों से सुनकर पता चली। आपको क्या लगता है वैली क्या प्लानिंग कर रही थी? वैली क्या प्लानिंग कर रही थी? वैली प्लानिंग कर रही थी कि वो शहर जाए और उसी बस से वापस आ जाए। वाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम, कंडक्टर वैली को मैडम क्यों कह रहा था? कंडक्टर वैली को मैडम इसलिए कह रहा था क्योंकि वो बच्चों जैसा बिहेव ही नहीं कर रही थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बहुत बड़ी महिला हो। वाई डज वैली स्टैंड अप ऑन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ, वैली क्यों खड़ी हो गई अपनी सीट पर? उसने क्या देखा? वैली अपनी सीट पर जो चलती बस के बाहर का जो सीन था उसे देखने के लिए खड़ी हुई, और उसको उसमें पाम ट्री दिखे, हरे घास के मैदान दिखे, पहाड़ दिखे, हरे हरे खेत दिखे, नीला नीला आसमान भी दिखा। क्वेश्चन नंबर 7, वैली जो बुजुर्ग महिला थी उसको अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो बड़ी भद्दी सी दिख रही है, अच्छी खूबसूरत भी नहीं। उसके कान में उसके बड़े बड़े कान के छेद थे और वो बड़े बड़े कान के पहन रखे थे, और साथ ही वो पान भी चबा रही थी। व्हाट डिड वैली सी, वैली ने क्या मतलब ऐसा देखा जिसको देख के उसके हंसी आई? तो वो वैली के सामने जो बस वैली जिस बस में बैठी थी उसी बस के सामने एक डरी हुई गाय थी जो अपनी पूंछ उठाकर दौड़े जा रही थी। उसको देखकर उसे बड़ा मज़ा आया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वो बस स्टेशन पर बस से क्यों नहीं उतरी? जब शहर गई वो, और शहर में जाने के बाद में बस से क्यों नहीं उतरी? क्योंकि उसे उसी बस से घर अपने वापस आना था। और वैली जो है स्टॉल पर ड्रिंक के लिए क्यों नहीं गई? और इससे आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे, और बहुत बुद्धिमान लड़की थी और उसे अपने आप पर कंट्रोल था। उसको सिर्फ बस में घूमना था, इसलिए उसने इतने ही पैसे बचाए थे, और इतने ही पैसे में वो बिल्कुल उतरती भी नहीं है और उसी बस में बैठी रहती। इसका मतलब है वो काफ़ी समझदार थी। ना चैप्टर 10, गौतम बुद्ध कौन थे? ये बुद्ध धर्म के संस्थापक थे और इनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ। किस्सा गौतमी को बुद्ध ने कैसे समझाया मृत्यु के बारे में? तो बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा कि ऐसे घर को पता करे जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो, लेकिन किस्सा को ऐसा कोई घर नहीं मिलता। तब उसे पता चल जाता है कि हाँ, ये तो सभी के लिए कॉमन है। तीसरा है कि हम अपने आत्मा की शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ये जितने भी शिकायतें हैं, दुख हैं, इन सब से हमको मुक्ति पानी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है किस्सा गौतमी बुद्ध के पास क्यों गई थी? वो बुद्ध के पास में इसलिए गई थी क्योंकि उनका जो बेटे की डेथ हो गई थी, तो वो चाहती थी कि उसे पुनः जीवन मिल जाए, इसलिए वो बुद्ध के पास गई। जो पीपल ट्री था उसे बोधि ट्री क्यों कहा जाता है? बोधि वृक्ष यानी बुद्धि का वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी के नीचे 7 दिन बैठने के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है ये, कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा? तो उन्होंने घर इसलिए छोड़ा ताकि वो ये पता कर सके कि आखिर मनुष्य के दुख का कारण क्या है। बुद्ध ने किस्सा गौतमी से क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सरसों के या राई जो है वो ला के दें ऐसे घर से जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो। किस्सा गौतमी को कैसे समझ में आया? जब वो ये राई मांगने गई लोगों के घर में, तब उनको समझ में आया कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर डेथ नहीं हुई है। इसका मतलब है कि डेथ सभी के लिए कॉमन है। किस्सा गौतमी दुखी क्यों थी? तो इसलिए दुखी थी क्योंकि उनका एकमात्र बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी। बुद्ध 7 दिन कहाँ रुके थे? बुद्ध 7 दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके थे, जिसको कि बाद में बोधि ट्री नाम दिया गया।
बुद्ध का बचपन का क्या नाम था और उनका जन्म कहाँ हुआ? बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 BCE में। नाउ लास्ट चैप्टर प्रपोजल। लोमो कौन था और वो चिबुको के घर क्यों गया? लोमो एक नौजवान लड़का था और अमीर था और वो चिबुको के घर उसकी बेटी नटालिया का हाथ शादी के लिए मांगने गया था क्योंकि उससे शादी करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, चिबुको को क्या शक था जब वो उसके घर आया? तो चिबुको को ये शक हुआ कि लोमो उससे पैसे उधार मांगने के लिए आया है। थर्ड क्वेश्चन, लोमो चिबुको के घर क्यों गया था? ये पहले ही बताया कि लोमो चिबुको के घर उसकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता था और उसका हाथ मांगने गया था। लोमो को क्या बीमारी थी? उसको पैल्पिटेशन की बीमारी थी और इसके वजह से वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाता था और दुखी हो जाता था और अच्छे से सो भी नहीं पाता था। ये जो प्रपोज़ल प्ले है ये किसके बारे में है? ये अमीर लोगों की मानसिकता को बताता है कि वो शादी के समय क्या-क्या सोचते हैं। व्हाट डज़ लोमो थिंक व्हेन ही इज़ अलोन? और लोमो ने क्या सोचा जब वो अकेला था? लोमो ने सोचा कि ये जो नटालिया जो उनके पड़ोस में रहती है बच्ची, ये बहुत अच्छी काम करने वाली है, दिखने में भी बुरी नहीं है, पढ़ी लिखी भी अच्छी है, इसलिए वो उसकी पत्नी बन सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सारे क्वेश्चंस जो कि आपके 12 नंबर कवर करेंगे, साथ ही आपको एक्सट्रैक्ट या अन्य ऑब्जेक्टिव्स में भी मदद करवा सकते हैं। तो ये आपको एक ही वीडियो में मिल गए। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को याद भी कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास समय ना हो तो आप वीडियो को ऑन कर दीजिए और सुनते रहने से भी आपको ये इसके आंसर्स याद हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।